Morning, students. Welcome back. So, in today's class, we will start about the Charak Samhita. Okay. So, in Charak Samhita, we will take the class of सिद्धि स्थान. ठीक है. तो आज मेरा ये फर्स्ट क्लास है चरक संहिता सिद्धि स्थान का. ठीक है. तो बेसिकली व्हाट इज सिद्धि स्थान, व्हाई द टर्म सिद्धि स्थान हैज डेराइव्ड. तो बिफोर गोइंग द डेरिवेशन ऑफ द टर्म सिद्धि, फर्स्ट वी विल सी द चरक संहिता उत्तरार्ध. तो चरक संहिता उत्तरार्ध के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सारे बच्चों को आना चाहिए एज स्टूडेंट, जो एग्जामिनर भी पूछेगा, और दैट यू शुड नो बिफोर स्टडिंग द एनी बुक कि हु हैज़ रिटन एंड व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ द बुक, है ना. तो चरक संहिता उत्तरार्ध, जो चरक संहिता उत्तरार्ध के जो 41 चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स? 41. चरक संहिता उत्तरार्ध है द 3 स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान एंड सिद्धि स्थान. तो चिकित्सा स्थान है द 30 चैप्टर, कल्प स्थान हैज द 12 चैप्टर एंड सिद्धि स्थान हैज द 12 चैप्टर. तो कल्प स्थान प्लस सिद्धि स्थान मीन्स 12 + 12 24 प्लस 17 चैप्टर्स ऑफ चिकित्सा स्थान. तो 12 + 12 + 17 टोटल 41. तो मीन्स द 41 चैप्टर्स जो चरक संहिता उत्तरार्ध के हैं वो आचार्य चरक ने नहीं लिखे हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइव, देन हु हैज रिटन दिस? तो आचार्य दृढ़बल ने चरक संहिता उत्तरार्ध के जो 41 चैप्टर हैं वो आचार्य दृढ़बल ने लिखे हैं. ठीक है. तो दृढ़बल कौन थे एंड ऑल दीज थिंग्स वो अभी टॉपिक नहीं है. तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं चरक संहिता सिद्धि स्थान. तो बेसिकली सिद्धि शब्द का मतलब क्या है? सिद्धेरम अभिधायकम स्थानम सिद्धि स्थानम. सिद्धेरम अभिधायकम स्थानम सिद्धि स्थानम. तो ऐसा स्थान जो हमें सिद्धि प्राप्त कराता है. अब सिद्धि एक टर्म है, हमने सुना है कि बाबा को इस चीज़ में सिद्धि प्राप्त हो गई है, ऐसे सुनते हैं ना हम. तो सिद्धि का मतलब क्या है? कॉन्कर, विजय, जीत, अपनी कमांड, अपनी पकड़, अपना परफेक्शन. तो हम जब पंचकर्म फॉलो करते हैं, बिकॉज सिद्धि स्थान में बेसिकली क्या दिया हुआ है? पंचकर्म. तो जो पंचकर्म का जो प्रोसीजर्स है उसमें चाहे हो सकता है कि अति योग हो जाए, हो सकता है अयोग हो जाए, हो सकता है मिथ्या योग हो जाए, हीन योग हो जाए. तो पंचकर्म जितना सिंपल है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है. तो जब वो कॉम्प्लिकेटेड कैसे होगा? जब अति योग, हीन योग, मिथ्या योग हो जाएंगे. तो जब अति योग, हीन योग, मिथ्या योग भी हो जाएंगे, लेकिन उन सब के बावजूद भी अगर आप में परफेक्शन है कि आप उसको कैसे डील करेंगे, तो वो सब डीलिंग की जो स्टडी है वो सिद्धि स्थान में दी गई. ठीक है, फाइन. तो सिद्धि स्थान बेसिकली व्हाट इट इज? सिद्धेरम अभिधायकम स्थानम सिद्धि स्थानम. ऐसा स्थान जो आपको परफेक्शन प्रोवाइड करे, जो आपको एक्सपर्टनेस प्रोवाइड करे पंचकर्म में, दैट स्थान इज द सिद्धि स्थानम. तो सिद्धि स्थान में 12 चैप्टर है. तो जो क्या नाम है वो मैं अभी नहीं बताने जा रहा हूँ. तो जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज कल्पना सिद्धि, दैट इज कल्पना सिद्धि अध्याय. ठीक है. तो कल्पना सिद्धि अध्याय बेसिकली जो ये संहिताएं लिखी गई थी वो कैसे लिखी गई थी? जो एक डिसाइपल था वो क्वेश्चन पूछता था और जो उसके आचार्य होते थे वो रिप्लाई करते थे. तो डिसाइपल्स ने अग्निवेश से क्वेश्चंस पूछे हैं. वो कितने क्वेश्चन हैं? 12. उन 12 क्वेश्चंस का आंसर 1 बाय 1 रेस्पेक्टिव ऑर्डर्स में कल्पना सिद्धि अध्याय में दिया हुआ है. तो जैसा कि मैंने बोला कि सिद्धि स्थान का मतलब ही यही है कि पंचकर्म में एक्सपर्टनेस प्रोवाइड करना, being the expertise in the panchkarma procedures, in the ati yog, heen yog, mithya yog, while doing a panchkarma. So getting the perfections in that can be achieved by the study of siddhi sthana. So when we talk about the siddhi sthana, so before going to the siddhi, first I will give the brief introduction of the panchkarm कि basically what is panchkarm. panchkarm में basically करते क्या है? तो as everyone know, panchkarm में तो 5 procedures. तो among the 5 procedures, we can divide that 5 procedures in the बमन, विरेचन, वस्ती, रक्तमोक्षण, अनुवासन या आस्थापन, अभिमन्यस्य. मैं उस समय नहीं जा रहा. तो कोई भी जब हम पंचकर्म का प्रोसीजर फॉलो अप करते हैं तो उस पंचकर्म के प्रोसीजर्स को आप 3 प्रोसीजर्स में सब डिवाइड करते हैं. एक पूर्व कर्म, एक प्रधान कर्म और एक पश्चात कर्म. एक पूर्व कर्म, एक प्रधान कर्म और एक पश्चात कर्म. तो पूर्व कर्म का मतलब आप आपकी बॉडी को, आप पेशेंट की बॉडी को ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो प्रधान कर्म के लिए रेडी हो जाए. वो बॉडी रेडी नहीं थी, आप क्या कर रहे हैं? बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम मेडिसिन और थेराप्यूटिक यूजिंग, यू आर द प्रिपेयरिंग द बॉडी ऑफ पेशेंट टू अचीव द और टू
ताकि उसकी जो बॉडी है वो पंचकर्म की मेडिसिन को रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसको पचाने के लिए आपकी बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो जाए। तो जो हम पूर्व कर्म की बात करते हैं, पूर्व कर्म दो दो होते हैं, एक दीपन पाचन और दूसरा स्नेहन स्वेदन। दीपन पाचन और दूसरा स्नेहन स्वेदन। तो जो दीपन पाचन का कंसेप्ट है, तो दीपन पाचन की क्या जरूरत है? तो दीपन पाचन की जरूरत क्यों है? दीपन पाचन की जरूरत इसलिए है बिकॉज आयुर्वेद में कहा गया है, माधव में कहा गया है, रोगाणाम सर्वे अपि मंदा अग्नो सुतराम उदराणी चा। तो मैक्सिमम जो डिसीज है एक्सेप्ट वन डिसीज, दैट इज भस्मक रोग। तो भस्मक रोग तो जाठराग्नि की तीक्ष्णता के कारण होता है, लेकिन जाठराग्नि की तीक्ष्णता अर्थात भस्मक रोग के अलावा जितनी भी डिसीज हैं वो सारी डिसीज जाठराग्नि मांद्यता के कारण होती है। ठीक है, तो जाठराग्नि मांद्यता, आई एम नॉट सेइंग द मंदाग्नि, आई एम नॉट सेइंग मंदाग्नि, आई एम सेइंग जाठराग्नि मांद्यता। तो कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंदाग्नि एंड जाठराग्नि मांद्यता? तो जिसने फिजियोलॉजी मेरी क्लास में अच्छे से पढ़ी होगी वो जानता होगा कि जाठराग्नि मांद्या और मंदाग्नि में क्या अंतर है। मंदाग्नि इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर एंड जाठराग्नि मांद्या इज ए पैथोलॉजिकल प्रोसीजर। मंदाग्नि प्रकृति में, कवच प्रकृति पुरुष में मिलती है, जाठराग्नि मांद्या XYZ किसी में भी मिल सकती है। मंदाग्नि की वजह से भी डिसीज नहीं होती, लेकिन सारी डिसीज एक्सेप्ट भस्मक रोग वो जाठराग्नि मांद्या की वजह से ही होती हैं। तो जब हमारे पास पेशेंट्स आता है, या हम अब जो पेशेंट आएगा जिसको हम पंचकर्म प्लान कर रहे हैं या जिसको एक डिसीज है, वो बेसिकली तो पहला कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना है कि उसको डिसीज हुई क्यों। उसको डिसीज इसलिए ही हुई क्योंकि उसकी बॉडी में जो अग्नि है वो मांद है, उसी की वजह से वो पर्टिकुलर डिसीज की पैथोलॉजी जो उसकी बॉडी में डेवलप हुई है। तो हमें जो पंचकर्म जो हमने प्लान किया है अकॉर्डिंग टू चिकित्सा सूत्र, लाइक अगर वो पांडु का केस है तो तत्र स्निग्धा वामयी, तो ऐसे करके जो चिकित्सा सूत्र का श्लोक है, तो आपने जो वमन प्लान करेंगे तो उसके वमन के लिए आप सबसे पहले उसको दीपन पाचन देंगे। तो दीपन पाचन के लिए जो मेडिसिन आप कोई भी, चाहे दीपन पाचन हो चाहे वो स्नेहन स्वेदन हो, तो इन दो चीज़ों के लिए दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट फीचर्स है सिलेक्शन ऑफ ए ड्रग एंड दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स है ड्यूरेशन, आप कब तक वो मेडिसिन उसको खाने के लिए देंगे। तो आप जो सिलेक्शन ऑफ ड्रग कर रहे हैं उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इन केस अगर सपोज आपने सुना होगा, जो लोग भी थोड़ा सा भी जानते हैं XYZ आयुर्वेद के बारे में, चित्रकादि बटी दीपन पाचन के रूप में दी जाती है, लेकिन सभी केसेस में चित्रकादि बटी नहीं दी जाती। चित्रकादि बटी जो है वो कफज प्रकृति के पुरुष के लिए बहुत अच्छी है, वो कफज रोगों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इन केस अगर कोई वातज प्रकृति का या वातज रोग है तो उसको आप क्या देंगे? अजमोदादी चूर्ण देंगे। ठीक है, अगर कोई पित्तज प्रकृति का चूर्ण है तो उसको आप द्राक्षादी चूर्ण देंगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कौन सी डिसीज है और कौन सी प्रकृति का व्यक्ति है, उसके आधार पे आपको सिलेक्शन ऑफ ड्रग करना पड़ता है। तो जो दीपन पाचन की औषधि हैं, लाइक शंखवटी हो गई, चित्रकारी बटी हो गई, हिंगोष्टक चूर्ण हो गया, त्रिकटु चूर्ण हो गया, पंचकोल चूर्ण हो गया, अजमोदादी चूर्ण हो गया, तो इन सबको आप किस व्यक्ति में आप ड्रग ऑफ सिलेक्शन क्या है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई कफच प्रकृति का है तो आप उसको चित्रकारी बटी दे सकते हैं, आप उसको त्रिकटु चूर्ण दे सकते हैं, उसको आप पंचकोल दे सकते हैं। अगर कोई वातज प्रकृति का है तो उसको आप अजमोदादी चूर्ण दे सकते हैं, उसको आप हिंगोष्टक चूर्ण दे सकते हैं। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ड्रग सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज ड्यूरेशंस, तो वो मेडिसिन आपको कितने दिन देनी है। अगर आपने चित्रकारी बटी देनी है तो उसको 2 दिन देनी है, 3 दिन देनी है, 4 दिन देनी है, 5 दिन देनी है, हफ्ता देनी है, कितने दिन देनी है, तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम बात करते हैं किसकी, दिस पॉइंट कि आपको दीपन पाचन प्लान करना है, तो दीपन पाचन में सिलेक्शन ऑफ ड्रग एंड द ड्यूरेशन ऑफ ड्रग, बोथ दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिलेक्शन ऑफ ड्रग का मैटर क्या है कि आपको वो मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन लेनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉट सिंपली कि पेशेंट आपके पास आया और आप चित्रकारी बटी लिखनी, आपको पेशेंट को एग्जामिन करना पड़ेगा, आपको पेशेंट के सारे फैक्टर्स एग्जामिन करने पड़ेंगे और फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि दीपन पाचन के लिए आप कौन सी मेडिसिन उसको दे रहे हो। शंख बटी दे रहे हो, चित्रकारी बटी दे रहे हो, अजमोदादी बटी दे रहे हो, अजमोदादी चूर्ण दे रहे हो, हिंगस्तक चूर्ण दे रहे हो, क्या दे रहे हो, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पेशेंट की कंडीशंस पे एंड डिसीज की कंडीशंस पे। कितने दिन के लिए दे रहे हो, तो उसका एक श्लोक है कि वो श्लोक क्या कहता है कि जब तक उसमें सम्यक जीर्ण के लक्षण ना मिल जाए,
तब तक आपको वो मेडिसिन जो है वो प्रयोग करनी है। सम्यक जीर्ण के लक्षण मतलब क्या, कि उसकी टंग क्लीन होनी चाहिए, उसको भूख लगनी चाहिए, उसका पेट साफ होना चाहिए। तो ये जो लक्षण है सम्यक जीर्ण के लक्षण जो चरक संहिता पूर्व द्वार में बताए हैं, तो जब तक उस व्यक्ति में सम्यक जीर्ण के लक्षण ना मिल जाए तब तक आपको दीपन पाचन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट व्हाट कम, नेक्स्ट इज द स्नेहपान। तो स्नेहपान वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी आप बने रहिए हमारे साथ चरक संहिता सिद्धि स्थान के सफर पर। थैंक यू।